हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आज हम क्लास डे 2 की क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि हम डेली जो क्लासेस लेंगे उसमें सबसे पहले हम आपको ग्रामर बताएंगे। ग्रामर का कुछ थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। देन आपको हम डेली न्यूज़ हेडलाइन, जो करंट अफेयर की न्यूज़ होगी, उससे हम आपको कुछ वकैब्स बताएंगे। जो वकैब्स होंगी वो बताएंगे। और थर्ड, हम आपको बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट रूल जो आपके बीटीसी, एसएससी, एनडीए डिफरेंट टाइप के जो इंग्लिश एग्जाम होता है उसमें यूज होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आपको पता है हिंदी में कर्ता क्रिया कर्म होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। और हमारे जो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, शब्द के भेद बोलते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रोपोजिशन और इंटरजेक्शन। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन क्या था? द वर्ड विच denotes द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। मतलब वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हर्ष, कौस्तुभ, आद्विका, ये किसी पर्सन के नेम है। ये क्या है? किसी पर्सन के नेम है। आद्विका, हर्ष, कौस्तुभ, ये पर्सन के नेम है। क्या है? नेम है पर्सन के। अब प्लेस, जैसे सीतापुर, लखनऊ, ये सब प्लेस है, तो इन्हें भी नाउन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, ये आपके समूहवाचक संज्ञा है, डॉक्टर, स्टूडेंट। अब देखो टेबल। टेबल भी एक नॉन लिविंग, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है टेबल, वो जैसे टेबल, चेयर, वार्डरो, ये सब क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग में आते हैं। जजमेंट एक कार्य है, जैसे न्याय। विजडम ये आपका गुण है। स्लेवरी जैसे कि गुलाम। तो ये सारे आप नाउन के पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है? एक मिनट। द वर्ड दैट इज यूज इन एक्सचेंज फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सपोज हर्ष इज रीडिंग ए बुक। हर्ष इज रीडिंग ए बुक। अब इसमें क्या है? हर्ष नाउन है, ठीक है। अगर हम हर्ष की जगह हम ही यूज करते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग बुक। तो अब देखो हर्ष की जगह हमने ही यूज किया, तो ही क्या आ गया? प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अब देखो सीता है, यहाँ पे नाउन है, हमने सीता की जगह सी यूज किया, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए दे यूज करते हैं, तुम्हारे लिए यू यूज करते हैं, हम के लिए वी यूज करते हैं। तो ऐसे ही सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोनाउन है, तो इनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है नाउन प्रोनाउन, इन सबका हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। अभी हम केवल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू है। एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब वह सब जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं, गिव मी मिनट, इसको रख कर देते हैं। इसको रख कर दिया, आपको बताते हैं। जैसे ये देखो, गुड, ऑनेस्ट, हैप्पी, ब्रेव, क्लीन, नाइस, ये डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब देखो क्या है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, गुड, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब जैसे सीता इज ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की है, सीता एक बहादुर लड़की है, तो ब्रेव आ गया, ठीक है। जैसे क्लीन प्लेस, आपने यूज किया क्लीन प्लेस, साफ स्थान, तो ये आपका क्या आ गया? क्लीन, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ये किसी स्थान की। और नाइस थॉट, नाइस थॉट भी बोलते हैं। अब देख लो नाइस थॉट, अब ये नाइस अच्छे विचार, देख लो, तो ये नाइस आपको इसकी एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अब देखो जैसे आप देख सकते हो ऑनेस्ट, हैप्पी, ब्रेव, ये सारे ही एडजेक्टिव हैं। अब देखते हैं वर्ब क्या होते हैं। द वर्ड विच रेफर्स टू द
डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड वर्ब। वह सब जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रीड पढ़ना, सिंग गाना, रन दौड़ना, और इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज हैव हैड ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो ये भी वर्ब कराते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट, प्लेइंग ए क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्लेइंग, प्ले जो करना खेलना, ये क्या आ गया आपका, ये क्रिया है। दौड़ना ये सारे कुछ हैं आपके क्रिया। आप देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। The word that describe the characteristics of a verb, adjective or other adverb is called adverb। मतलब क्या है, वह सब जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर ये वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब की भी विशेषता बदला सकता है, तो इन तीनों की किसी की भी अगर विशेषता बदलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे वेरी, जैसे शी इज वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी गुड गर्ल। अब देखो इसमें क्या है, एक गुड क्या है आपका, गर्ल की विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, ये वेरी। यहाँ पे वेरी क्या आ गया, एडवर्ब है। ये तो आपका एडजेक्टिव था, बट ये क्या है आपका एडवर्ब, और ये था आपका नाउन। ये नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। वो वो अच्छी लड़की है, वो लड़की है, अच्छी लड़की है, लेकिन कितनी, बहुत अच्छी लड़की है। देखो गुड उसकी भी अच्छी विशेषता होगी। अब देखो क्या है, he is running very slowly, जैसे he is running very slowly। देखो, अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, वेरी आ गया। अब देखो ये स्लोली, रनिंग रनिंग वेरी स्लोली, दौड़ धीरे दौड़ा। देखा जाए तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव एडवर्ब आ गए, स्लोली भी एडवर्ब भी होता है, वेरी भी एडवर्ब है। वेरी स्लोली यहाँ पे वेरी आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके एडवर्ब है। अब ऑलवेज, सून, प्रॉपरली, क्विकली, नाइसली, फास्ट, ये सारे आपके एडवर्ब होते हैं, तो हम ऐसे यूज करते रहते हैं। जैसे ऑलवेज माने हमेशा, सदैव, सून माने जल्दी, प्रॉपरली माने अरेंजमेंट तरीके से, अच्छी तरह से, व्यवस्थित तरीके से, क्विकली जल्दी, स्लोली धीरे, टू माने बहुत, वेरी माने बहुत, नाइसली माने अच्छी तरह से, फास्ट माने तेज। ये सारे क्या है आपके एडवर्ब है। आप देखते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन में क्या होता है, the word that comes before a noun or pronoun and relate that noun or pronoun to any other words or word or words used in sentence is called preposition। मतलब वह सब जो कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराते हैं उसे कहते हैं संबोधक, संबंध बोधक कहते हैं, मतलब प्रोपोजिशन बोलते हैं। जैसे अब इन आ गया, जैसे इन आ गया, इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, अबव, इनटू, विद, बाय, ऑफ, अपॉन, बिसाइड, ये सब क्या है, प्रोनाउन। जैसे द बर्ड इज इन द ट्री। देखो यहाँ पे क्या है, इन, बर्ड का संबंध दिखा रहा है ट्री में, तो ये देखो इन आया यहाँ पे, ये ट्री में, बर्ड कहाँ पे, ट्री में है, तो ये इन आ गया। जैसे अब बोले, अब जैसे बोलो द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब देखो अंडर ये आ गया, कैट कहाँ पे है, टेबल के अंदर है, नीचे है, तो ये टेबल के नीचे अंडर ये आ गया, ये देखो आ रहा है। अब बोले द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है कहाँ पे, टेबल। अब देखो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, ऑन, संबंध बोधक हो गया, तो ये क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। ये सारे आपके प्रीपोजिशन है, इन, इनटू, विद, बाय, अपॉन, रिसाइड्स। ये जब हम डिटेल में बताएंगे तो आपको सारे प्रोनाउंस वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ बताएंगे।
अब हम देखते हैं, जस्ट मिनट, इनको रब कर देते हैं। अब आप देखते हैं हम कंजक्शन को, कंजक्शन देखते हैं। कंजक्शन क्या होता है? वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजक्शन। ऐसे सब जो दो वाक्यों, खंडों या वाक्यांशों से जुड़ते हैं उन्हें संबंध समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड हुआ, और, बट, और, बिकॉज, देन, अदरवाइज, इधर और, neither और, whereas, as well as, ये सारे क्या है आपके कंजक्शन है। जैसे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन में डाल दिया, राम एंड मोहन, या क्या हो गया, राम एंड मोहन इज आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू मार्केट। देखो ये एंड आ गया दोनों के बीच में, राम और मोहन की भी, तो एंड आ गया। ऐसे ही हम जैसे और भी है, बिकॉज है, देन है, अदरवाइज और सो दैट है, ये सारे क्या आते हैं आपके कंजक्शन आते हैं। इधर और, अदरवाइज, जैसे होगा प्लीज वॉक केयरफुली अदरवाइज यू शुड फॉल, आराम से चलिए कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ। ये सब ऐसे ही आते हैं। अब देखो, अब आता है इंटरजेक्शन, जिनको बोलते हैं विस्मयाद बोधक। मतलब इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन प्लेजर, सॉरो, वंडर और सेंस ऑफ माइंड, उन्हें क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन। वह सब जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई भाव व्यक्त होता है उसे विस्मयाद बोधक कहते हैं। जैसे हुर्रे, उच, ओह, अलाउस, वेल डन। जैसे हुर्रे, इंडिया हैज वन द मैच, हुर्रे, भारत ने मैच जीत लिया। उच, यू आर हर्टिंग मी, औच, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। ओह, आई फॉरगॉट योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। ये सब देखो, ओ, आउच, हुर्रे, ये सब आपके इंटरजेक्शन है। अब जैसे अलाउस, हिज डॉग इज डेड, ओह, अफसोस, उसका कुत्ता मर चुका है। इट इज फुल ऑफ फिल्थी थिंग्स, ये गंदी चीजों से भरा हुआ है। जैसे नाक से कोड़ते हुए नहीं कहते, इट इज फुल ऑफ फिल्थी थिंग्स। तो ये सारे क्या है आपके इंटरजेक्शन है। तो आप देख रहे हो हमने आज क्या देखा, पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम देखते हैं अपना आज का डेली न्यूज क्या है। आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और दो कंट्री के बीच में वॉर चल रही है। देखा जाए तो कोल्ड वॉर चल रही है। देखा जाए तो ये कौन कौन कंट्री हैं आपको दिखाते हैं। जैसे आपका ये, जस्ट मिनट, ये है आपके WHO के हेड टेड्रोस एडहोनम, जिनको बोलते हैं टेड्रोस एडहोनम। ये अफ्रीका की छोटे से पार्ट ना, इथोपिया, यहाँ पे इथोपिया है अफ्रीका का, वहाँ से आते हैं। और ये चाइना है, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं ये शी जिनपिंग ये है। और अमेरिका यहाँ पे आता है, US, ये है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ है, रिसेंटली क्या हुआ, US डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही WHO की फंडिंग रोक दी है। WHO की फंडिंग का आपको देख सकते हो 40%, 14.6% जो है US पे करता है। और पाकिस्तान, इंडिया, इन सबसे नीचे आता है चाइना, 0.21% देता था फंडिंग, इंडिया इससे बेटर देता था। अब WHO ने 14.6% समझ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग देता था, इसने होल्ड कर दिया था। पहले तो टेम्परेरी होल्ड किया था, बट अब उसने बोला है, थ्रेटन किया है, मतलब धमकी दी है कि अब वो परमानेंटली रोक सकता है अगर उन्होंने अपने काम को सही से सीरियसली नहीं लिया। अब तो क्या है स्टेटमेंट, क्या है अभी कुछ दिन पहले, मतलब कल ही आया है। US President Donald Trump on Tuesday threatened to walk out of the World Health Organization, accusing Tedros Adhanom, late global health body chief, of acting at China's behest and mismanaging the COVID-19 pandemic in the early stages. अब क्या बोल रहे हैं, अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, बोला है, उन्होंने वार्निंग दी, थ्रेटन माने होता धमकी दी है। अब बोला है कि हम WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इसका पार्ट हो रखा है ये अमेरिका, वो कह रहा हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और इन्होंने बोला है कि टेड्रोस से बोला है कि आपने जो चाइना के, मतलब चाइना के इशारे पे आपने मिसमैनेज किया कोविड-19 को, और इस पैंडेमिक के बारे में जो अर्ली स्टेज में बताया नहीं पूरे वर्ल्ड को, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में फैल गया।
और इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि पहले WHO ने बोला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसकी गाइडलाइन जो भी इन्होंने प्रोवाइड की वो भी सब गलत थी। तो इस वजह से देखा जाए तो WHO की जो इमेज थी वो भी डाउन हुई है, और जो यूएस से इनका रिलेशन था वो भी खराब हुआ है। और ये सब क्यों? कि इस पर्सन की वजह से, जो ये मेन पर्सन है, इसका कल्प्रिट यही है, टेड्रोस, ये है। इस बंदे ने इसको मैनेज सही से नहीं किया। इससे पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय की जो हेड थी वो एक लेडी थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो है स्पेनिश फ्लू, सॉरी, सार्स कोविड 2 आया था, उस वो भी चाइना से आया था। उस समय उसने सारी फ्लाइट चाइना से रोक दी थी। इसने जो टेड्रोस है, इन्होंने कोई चाइना से कोई कोई फ्लाइट के लिए रोकने के लिए मना किया कि अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होगा। इस वजह से यूएस ने और कई सारी कंट्रीज ने नहीं रोका। बाद में पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा, तब अब पूरे वर्ल्ड में इसकी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं, बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। अब यूएस में 1 लाख के करीब मरने वाले हो चुके हैं। 1 लाख का आंकड़ा पार करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 90,000 के ऊपर हो चुके थे। तो ये था। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे थ्रेटन है, ये हम जानेंगे क्या होता है, वॉकआउट क्या होता है, एक्यूजिंग क्या होता है, बिहेस्ट क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ये वोकैब्स के पार्ट में देखते हैं। क्या है आपको बताया है। थ्रेटन माने क्या होता है? धमकी देना। सो दैट मतलब टू से दैट यू विल कॉज ट्रबल, मतलब तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुमको इसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, मतलब इससे तुम्हें जो प्रॉब्लम हो सकती है, जो अगर तुमने ये नहीं किया ट्रबल हो सकता है। तो अब क्या है, इस पे का सेंटेंसेस क्या बने हैं देखो बताएं। दे ब्रोक माई विंडोज एंड थ्रेटन मी, उन्होंने मेरी खिड़कियां तोड़ दी और मुझे धमकाया। ये एक सेंटेंस है, हमने थ्रेटन का यूज किया हुआ है। द हाईजैकर थ्रेटन टू किल 1 पैसेंजर एवरी आवर इफ देयर डिमांड वेर नॉट मेट। अब इन्होंने देखो इसमें बताया सेंटेंस में, जो ग्रहणकर्ता होते हैं वो उनकी मांग पूरी ना होने पर हर घंटे एक यात्री को मारने की धमकी दी। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब थ्रेटन का मैंने यूज किया हुआ है, क्या आप देख सकते हो। वैसे ही अब देखो दूसरा हम देखते हैं, वर्कआउट हमने भी यूज किया था। वर्कआउट वर्कआउट माने होता है बाहर निकलना, टू लीव समबडी और समथिंग सडनली। एसबी का मतलब होता है समबडी शॉर्ट में, और समथिंग को हम कहते हैं एसटीएच। तो टू लीव समबडी और समथिंग सडनली स्पेशली इन ऑर्डर टू शो योर डिसअप्रूवल, अगर आप अपना किसी से सहमत नहीं हो, अपनी असहमति दिखाने के लिए आप क्या करते हो, किसी चीज से बाहर निकल आते हो, ये वर्ड यूज किया जाता है वर्कआउट। किसी चीज को छोड़ देना सडनली, या समबडी या समथिंग चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्कआउट, अपने डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। जैसे आई नेवर वर्कआउट ऑन ए जॉब हाफ डन, ये तो थोड़ा पॉजिटिव वे में चला गया कि मैंने कभी भी आधी नौकरी नहीं की, मतलब मैंने अभी कभी भी बीच में जॉब को नहीं छोड़ा। ये तो वर्कआउट का हमने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे अभी यूएस ने थ्रेटन किया है WHO को कि हम WHO की टीम से बाहर निकल आएंगे, वर्कआउट मतलब बाहर निकल आएंगे अचानक, तो ये होगा वर्कआउट का एग्जाम्पल। और देखो एक्यूजिंग माने अपराधी ठहराना, showing that you think somebody has done something wrong, आप किसी को अपराधी दर्शाना चाहते हो, इसलिए ये वर्ड यूज करता है एक्यूजिंग, या एक्यूज से बना हुआ है, ठीक है। ही हर एक्यूजिंग आईज वेर फिक्स्ड ऑन हिम, मतलब उसकी जो आरोपित आंखें हैं उस पर टिक गई, उसकी आरोपित आंखें उस पर टिकी हुई थी। मतलब क्या हुआ, जैसे कभी आपने घर में कोई विंडो तोड़ दी या कोई कांच का कुछ सामान तोड़ दिया, तो आपकी मम्मी आके आपको क्या कहती हैं कि आपको डांटा नहीं है, बट आपको देखती हैं कि यार ये तूने ही तोड़ा है, आपको मतलब बताती हैं अपनी आंखों से कि हाँ ये तूने तोड़ा, तुझे दोष देती तेरे को। ये हुआ एक्यूजिंग। अब आपको दिखाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, वी आर नॉट एक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, मतलब हम आपको कुछ भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आप पर कुछ भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी किसी ने गलती किया फिर भी उसको नहीं दोषी ठहरा, उस केस में यूज किया वी आर नॉट एक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, मैं आपको किसी भी वजह से दोषी नहीं मान रहे हैं, ये उस केस का होता है। अब क्या था, बिहेस्ट माने किसी के आदेश, कमांड या रिक्वेस्ट पे कुछ काम करना। जैसे चाइना के इशारे पे WHO ने काम किया, पैंडेमिक को सही से टाइम से नहीं बताया। जैसे बिहेस्ट का एक एग्जांपल दिया, आई कॉल्ड द ऑफिस एट द बिहेस्ट ऑफ माय असिस्टेंट, मैंने अपने सहायक के कहने पे कार्यालय बुलाया, मतलब हमने अपने असिस्टेंट के कहने पे पूरे ऑफिस स्टाफ को ऑफिस में बुलाया। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखो पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक क्या होता है, विश्वव्यापी रोग, ए डिसीज दैट स्प्रेड ओवर होल कंट्री और होल वर्ल्ड, ऐसी डिसीज जो पूरी दुनिया और वर्ल्ड में फैल गई, उसे कहते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक ये डिसीज का टाइप होता है, कैटेगरी होता है कि किस लेवल की है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड स्टेज नहीं होती, जैसे कैंसर में स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, वैसे ही होता है। पैंडेमिक देखा जाए तो लास्ट स्टेज होती है। जैसे इससे पहले क्या होता है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, इज समथिंग दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पीपल
ऑफ और कंट्री, मतलब कुछ लोगों में अगर कोई डिसीज फैली होती है उसे बोलते हैं एपिडेमिक। अब एंडेमिक, अब एपिडेमिक क्या होता है, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, कम्युनिटी लेवल पे आ गया, पहले कुछ लोगों में था, अब थोड़ा कम्युनिटी लेवल में हो गया, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी, ये कम्युनिटी लेवल पे अब जिससे जो डिसीज फैलती है उसे बोलते हैं एपिडेमिक। अब पैंडेमिक क्या है, ए डिसीज था स्प्रेड ओवर होल कंट्री या होल वर्ल्ड, अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई, जहाँ कहीं भी है पूरी दुनिया में फैल गई है, उसे बोलते हैं पैंडेमिक। एक वर्ड यूज होता है आउटब्रेक, ये देखो आउटब्रेक क्या है, द सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्रेजेंट स्पेशली वायलेंस और डिसीज, जो अचानक कोई चीज स्टार्ट हो जाती जो हितकारी नहीं होती, अनप्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं आउटब्रेक। जैसे कोरोना आउटब्रेक, ये कोरोना आउटब्रेक हुआ, मतलब कोरोना जो पैंडेमिक आया है, ये एक प्रकार से सडनली जो अनप्रेजेंट था, जो किसी के लिए मतलब बेयर करने लायक नहीं था, वो चीज है आउटब्रेक उसे बोलते हैं। आउटब्रेक वर्ड यूज करते हैं, ज्यादातर यूज हो रहा है कोरोना आउटब्रेक, ये वर्ड नेगेटिव वे में यूज होता है, आउटब्रेक, सडनली कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा ये पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक क्या है। अब देखो एक और सेंटेंस बताते हैं, फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक इन 1918 एंड 1919 द वर्ल्ड वाइड डेथ टोल रोज फ्रॉम 20 टू 40 मिलियंस। अब जैसे 1918 और 1919 में एक स्पेनिश फ्लू महामारी आई थी, जिससे दुनिया भर में 20 से 40 मिलियन तक के लोग मर गए थे। 20 से 40 मिलियन का मतलब समझते होंगे, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख, आप सोच सकते हो कि अब ये 2 करोड़ से 4 करोड़ लोग मर गए थे, 2 करोड़ से 4 करोड़ लोग मर गए थे, स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में। ठीक है, ये हमने आज की जो वोकैब्स थी वो देखी। अब हम एक रूल देखते हैं जो हमारा डेली हम स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो रूल क्या है, अब डे 1 तो हम देख चुके हैं, डे 2 देखते हैं। डे 2 में हम देखो, जैसे आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब। ये तो आपको पता है। जैसे जैसे मिलन इज प्लेइंग, मिलन खेल रहा है, एक इज आया, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे बोलो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे दे है, देखो प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल प्लूरल वर्ब आई। अब प्लूरल जो वर्ब है वो आई, आप देख सकते हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, जैसे आकाश एंड विकास आर गोइंग टू होम, आकाश और विकास घर जा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे एंड आया, दोनों प्लूरल है, यहाँ पे आर यूज किया। द बॉय एंड हिज फादर हैज प्रॉमिस टू रिपे द लोन विद इन 2 ईयर्स, बॉय और उस लड़के उसके फादर ने प्रॉमिस किया कि वो प्रॉमिस किया था, अपने प्रॉमिस किया है कि वो 2 साल में लोन पे कर देंगे, लोन कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसमें हैव लगा है क्योंकि ये 2 लोग हैं। ठीक है, एक से आपको पता सिंगुलर होता है एक एक के लिए सिंगुलर बोलते हैं, और एक से अधिक अगर है तो उसे बोलते हैं प्लूरल। या फिर एग्जाम्पल 2 लोग हैं तब भी प्लूरल होगा, ये नहीं कि आप सिंगल समझ लो। ठीक है, अब देखो ये तो आपको रूल, सिंपल रूल है जो आपको पता है, लेकिन आप कुछ नोट्स बताते हैं कब क्या एंड से लगा, तो एंड से मतलब ये आप देखो क्या हुआ, if two singular noun joined by and or refers to the same person or thing then verb must be singular। अब देखो जैसे 2 सिंगुलर हैं, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, आपको 2 सिंगुलर सब्जेक्ट दे रहे यूज हो रहे हैं, बट क्या है ये दोनों एक ही पर्सन है, पर्सन एक ही है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट 2 बार यूज करें। जैसे माई ब्रदर एंड गार्जियन इज टू इनवाइटेड द स्कूल्स टूडे, मेरे भाई और अभिभावक को आज स्कूल का दौरा करना है, माई ब्रदर एंड गार्जियन इज टू विजिट द स्कूल टूडे। अब ये क्या हुआ, अब देखो मेरा भाई और अभिभावक दोनों एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे हमने एंड है, 2 लोग हैं, आपको दिख रहा है 2 लोग, लेकिन 2 लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभिभावक वो भी है, भाई ही अभिभावक है, तो उसके लिए हमने इज यूज किया। अब ये अब देखो द पोएट एंड स्कॉलर इज टू बी ऑनर्ड, कवि और विद्वान को सम्मानित किया जाना है। अब देखो पोएट और स्कॉलर दोनों एक ही है, अब आप तो कहोगे नहीं कवि और विद्वान तो अलग अलग हो सकते हैं, बट देखो यहाँ पे एक ध्यान रखो, ये द लगा हुआ है, द पोएट एंड स्कॉलर, यहाँ पे अगर द लगा होता तब ये 2 लोग होते हैं। अभी क्या है, पोएट और स्कॉलर एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे द नहीं लगा है, द पोएट एंड स्कॉलर मतलब एक ही पर्सन को बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे द लग जाए द पोएट एंड द स्कॉलर, तब यहाँ पे इज नहीं होता, तब यहाँ पे आर होता। अभी क्या है, इज होगा, क्यों, द पोएट एंड स्कॉलर,
यहाँ पे एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इज आया। आप समझिए यहाँ पे अगर द पोएट एंड द स्कॉलर आ जाता तब यहाँ पे आ रहा था, तब दो लोग होते, बट अभी एक सिंगल लोग है। आप देखते हैं सेकंड नोट, अगर सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट प्रोसीडेड बाय ईच एवरी एवरीवन ईदर नीदर मेनी मेनी, तो अगर इससे कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो समझ लो कि वहां पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल और दिस कॉलेज हैज बीन ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे तो एवरी बॉय एंड गर्ल यहाँ पे एंड लगा, इसका मतलब ये नहीं कि दो लोग हैं, तो मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ना यूज करो, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करो, आप प्लूरल नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे ईच से एवरी से स्टार्ट हुआ है, एवरी बॉय मतलब यहाँ से एवरी से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ईच ऑफ देम हैज फिनिश्ड, उनमें से प्रत्येक समाप्त हो गया। अब देखो देम का मतलब ये नहीं कि आप सोच लो कि प्लूरल है, तो ईच लगा हुआ है, ईच से समझो या सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईदर ऑफ टू सिस्टर इज एट फॉल्ट, अब यहाँ पे देखो या तो दो बहनों की गलती है, अब देखो इसमें टू सिस्टर लगा है, लेकिन यहाँ स्टार्ट किससे हुआ, ईदर से, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। अब ये रूल था, अब इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम कल फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।